जोहार सती जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ में टाइगर हमारे साथ में झारखंड का टाइगर है, टाइगर जयराम महतो जी, जो कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जो है पूरे झारखंड में नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का। अभी 10 महीनों से आंदोलन चल रहा था 1932 खतियान आंदोलन को लेकर के, और आज जो है कैबिनेट से पास होने के बाद आज विधानसभा से भी पारित हो गया है। 1932 खतियान जो है स्थानीय नीति को लेकर के है। तो दादा, सबसे पहले दादा आपको स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद मीडिया बंधुओं का इस आंदोलन में, इसके प्रचार प्रसार में, गांव-गांव तक पहुंचाने में बहुत सहयोग रहा। सभी का धन्यवाद। जोहार। झारखंड की जनता जो है नेता को चुनती है, यहाँ के लोकल भी नेता भी अगर यदि विधानसभा में पहुँचते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि वो भले ही नेता हैं विधानसभा में पहुँच जा रहे हैं, लेकिन जो सलाहकार हैं वो झारखंड राज्य के नहीं है। तो उस जगह पर जो है झारखंड के लोगों को भी वहाँ पहुँचना चाहिए, ताकि जो वो झारखंड राज्य के लिए सही सलाह दे पाएंगे। देखिए, एकदम बहुत परफेक्ट हम उदाहरण देना चाहेंगे। आप अपने स्तर से उठने का काम कीजिए। आपके पास जैसे ही आपके लोग हैं, उसी को आप सेक्रेटरी रखिए, उसी को आगे बढ़ाइए। अरे भाई, क्या ज़रूरी है? आज देखिए, एक परफेक्ट उदाहरण आपको हॉकी के मैदान से देते हैं। जब भारत की टीम ग्राउंड में खेलती थी, 8 बार उसने सोना जीता था, लेकिन जैसे ही ग्राउंड का रूप बदला और माने मानव निर्मित घास बिछाने लगा, जो आपका अभी ना वो चिकना घास होता है, जो ऊपर में बिछा दिया जाता है, भारत की टीम का वर्चस्व खत्म हो गया। तो ठीक उसी प्रकार आप जिस व्यक्ति के आधार पर अपने आप को बलशाली मान रहे हैं, जो व्यक्ति आपका है, उसी को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपको आवश्यकता नहीं है दूसरे का नकल करने की। वो अगर हमसे बेहतर है, अपने राज्य के लिए बेहतर है। सब व्यक्ति एक जैसा खाता नहीं, एक जैसा पहनता नहीं, एक जैसा कमाता नहीं, तो काहे नकल करना। हम अपने राज्य को एक साथ लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नियोजन नीति में मतलब क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा? नियोजन नीति में आधार बनना चाहिए, क्योंकि अभी तो 1932 के खतियान अभी दूर है। तो अभी फिलहाल जो भी इम्तहान होंगे, जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो राज्य लेवल की होंगी, उनमें स्थानीय भाषा होनी चाहिए। स्थानीय जो भाषाएं हैं, एकदम उनको बहुत बारीकी से और बहुत हिदायत के साथ, सख्ती के साथ कि भाई इस भाषा में अनिवार्यता है आपको इम्तहान उत्तीर्ण होने की, तभी आप नियोजन में दावा कर सकते हैं। हम एक को आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे एक मामा घर के रिलेशन के भाई हैं, उन्होंने बताया कि उड़ीसा में उनका सारा कुछ हो चुका था, लेकिन फाइनली जब वो गए तो उनको मने छांट दिया गया। और एक था आपका गुजरात का मामला था, उन्होंने सब कुछ पास कर लिया था, लेकिन जब उनका जॉइंट मैंने लेटर आया इंटरव्यू का, वो गुजराती भाषा में, ना बंदा गुजराती पढ़ पाया ना इंटरव्यू फेस करने के लिए गुजरात जा पाया। बैरियर बैरियर तो बैरियर आपको देना ही होगा। क्षेत्रीय भाषा का बात करें कि क्षेत्रीय भाषा को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा भी देखा जाता है जो यहाँ के लोकेलिटी नहीं है, वो स्टूडेंट भी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जो उसमें क्लास ले रहे हैं, तो अगर वो भी पढ़ेंगे तो फिर वो तो एग्जाम में फिर मार्क्स ले लेंगे। नहीं, आसान नहीं है। लोकल लैंग्वेज में अन्य राज्यों के छात्र आकर आसान नहीं है, संभव नहीं है। भाषा बनने में सालों लगते हैं, भाषा का इतिहास है, आसान नहीं है। आप अभी गुजरात जाके कितना दिन में गुजराती सीख पाइएगा? अगर आप बोल लेते हैं लेकिन लिख फिर नहीं पाइएगा, भाषा जो लिखा आ रहेगा उसको समझ नहीं पाइएगा। बोलने का हम भी तो अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन आपका बोलने का तो हम लोग भी बहुत सारा चीज़ बंगला समझ जाते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, और जो लिखा है वैसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये आसान नहीं है, कुछ ना कुछ बैरियर होगा। ठीक है, ये तो हम छात्र थे इसलिए हम सजेस्ट किए भाषा को लेकर। आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े आईएएस हैं, उचित जो नीति है वो अपनी हाँ बनानी बिल्कुल ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि एक बैरियर बने। और हम नहीं, ये तो भारत देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं एम हिदायतुल्लाह, उनका स्टेटमेंट था कि अगर राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए अपने राज्य के लोगों के पक्ष में नियोजन हेतु नीति बना सकती है। बनाइए, रोकिए। अच्छा दादा, आप कहते हैं कि जो स्थानीय 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है वो अनुसूची 9 में जो है 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए, तो क्या है ये इस पर क्या मतलब बेनिफिट क्या होगा इसमें? अनुसूची 9 का बेनिफिट का मतलब है संविधान, भारतीय संविधान आर्टिकल 368 के अनुसार आप संविधान में जो अनुच्छेद उनमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 370 जब मेजोरिटी हुई तो 370 को रिजेक्ट किया गया, हटाया गया। यानी आप जो अनुच्छेद हमारा मूल है 395, अभी 465-70 के आसपास ABC 1 2 3 करके हो गया होगा, लेकिन 395 जो मूल अनुच्छेद हैं उनमें भारतीय संविधान आर्टिकल 368 यानी 368 के अनुसार उसमें फेरबदल, उसमें काट छाट हो सकता है। जैसे कभी 31 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, उसे अब 300A में डाल दिया गया है। लेकिन जो अनुसूचियाँ होती हैं
वह बहुत गहन समीक्षा माने कह सकते हैं एक तरह से सेफ होता है। अनुसूची जो 12 होती है वहां अगर कोई कानून है तो वो सेफ कानून है, यानी उसको आप आसानी से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत गहन समीक्षा इस तरह का कुछ कानून का प्रावधान है। यानी अनुसूची आपका जो है वो सेफ है। अगर वो अनुसूची अभी देखिए आपको लॉजिकली समझाते हैं, इससे पहले 1985 आया था, यानी ये मान सकते हैं अभी 1985 है। 1985 रघुवर सरकार के टाइम में, यानी अभी है जब तक 32 नहीं है। तो अब क्या किया, अगली सरकार ने 85 लाया, हम 32 लेके आ रहे हैं। फिर किसी की सरकार आएगी वो 64 ले आएगी, फिर किसी की सरकार आएगी 2000 ले आएगी। लेकिन अगर ये अनुसूची 9 में चला जाता है तो फिर वो काम नहीं होगा। तो इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक है और आम व्यक्ति को सरल भाषा में यही समझना है कि 85 के बाद 32 आ गया, 32 के बाद 64 भी आ सकता है, 64 के बाद 2000 भी हो सकता है। लेकिन अनुसूची 9 में जाएगा तो ये ड्रामा नहीं होगा, 32 ही होगा। अच्छा, इस आंदोलन को में जो है हर किसी ने जो है अपना योगदान दिया है, आप लोगों ने नेतृत्व किया है और तमाम जो झारखंड के निवासी हैं उन लोगों ने भी काफ़ी सारा अपना योगदान दिया है। मारन श्रृंखला हो, रन फॉर खतियान हो, चाहे खतियानी सत्याग्रह हो, उसमें काफ़ी सारे ऐसे आंदोलनकारी दादा सबको भी देखा गया है जो कि विकलांग भी थे, वो लोग भी गए थे। तो इस आंदोलन में अब जो विधानसभा से पारित हुआ है, इस सब का श्रेय किनको देना चाहेंगे? स्पष्ट भाषा में श्रेय जनता को जाता है, पब्लिक को जाता है, लोकतंत्र के लोगों को जाता है जिन्होंने आंदोलन किया है। आंदोलन के कारण सरकार बैकफुट पर आई है। 99% श्रेय जनता को जाता है, 1% सरकार के साहसिक फैसले को जाता है। बाकी यही क्लियर है। अगर सरकार श्रेय लेना चाहती थी या लेना चाहती है तो आप जो पहला आपका सरकार गठन हुआ और जो आपका सत्र पहला आया था यानी 2020 में, तब आपको लेके आना चाहिए था। 22 यानी 3 साल बाद लेके क्यों आए हैं? और तभी जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तब लेके आएंगे, बिना आंदोलन के लेके आते, बिना आंदोलन का अगर लेके आते एकदम। ये देखिए, भले आप सरकार के समर्थन हो सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रखंड अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपको स्वीकारना होगा। एकदम आपको लॉजिकली कहते हैं मेरे भाइयों, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अथवा सरकार के बैठे लोगों के अगर साथी हैं, उनके समर्थक हैं, एक बात बताइए, ये आंदोलन के अगर नहीं है तो आप माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, ईडी के जब उनका ईडी का मैटर था, जब रांची में अपना शक्ति प्रदर्शन किए थे, उन्होंने एक नारा लगाया था, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। हम ईमानदारी से कहते हैं जितने समर्थक हैं उनके, इससे पहले भी वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शायद 2004-05 से वे विधायक बन रहे हैं, यानी 20 सालों का उनका राजनीतिक कैरियर है। एक भी नारा उठा के दिखा दीजिए जहां वो इस अंदाज में बोले होंगे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। ये नारा आंदोलन का है। विशेषकर इस नारा को हम आंदोलन से पूर्व मेरा एक वीडियो होगा, आप देख सकते हैं, जो पारास्टंत पहाड़ में हम दिए थे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। तो आंदोलन को तो मुख्यमंत्री चोरी छुपे देख रहे हैं। उतना ही नहीं, जो सुदीप कुमार सोनू जो स्टेटमेंट दिए थे, उनका एक एक स्पीच निकालिए, इससे पहले का स्पीच सुनिए, आंदोलन के बाद ये स्पीच है, आंदोलनकारियों के जुबान से जो निकला है उसको नकल किए। ये तो सच्चाई मानना होगा। बन्ना गुप्ता का स्टेटमेंट है, पेपर में जाके देखिए। जब हम कोल्हान गए थे, 2 लाइन दिए थे, उन्होंने 4 दिन बाद वो पेपर का हेडलाइन था बन्ना गुप्ता का। आंदोलन 1932 खतियान को लेकर के हो रहा था, अब राज्य से तो विधानसभा से पारित हो गया है, तब क्या अब इसमें जो है अपना काम खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया इसमें? नहीं, अब राज्य सरकार और के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अब रडार में केंद्र सरकार होगी। अब आगे आंदोलन में क्या होगा? उलगुलान 2.0 भी जो चल रहा था, अब क्या होगा फिर आगे में? अभी जैसे कि अभी नियोजन है, नियोजन के लिए लड़ेंगे, नियोजन नीति पर हम लोग स्टडी करेंगे, उस पर जो बुद्धिजीवी हैं, पहला बात, हम लोग छात्र हैं, हम लोग भी कहीं से अध्ययन करते हैं, हम लोग भी कहीं से सुनते हैं, सीखते हैं, तभी लड़ते हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है, अगर तुम दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, और लड़ना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ना होगा। बिना पढ़े लड़ोगे हार जाओगे। तो हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ने दीजिए, स्टडी करने दीजिए कि हम नियोजन में हम लोग कैसा बात कर सकते हैं। निश्चय ही अब नियोजन है, खनन नीति है, उद्योग नीति है, इतना बड़ा बड़ा उद्योग खुल रहा है, कैसे माटी दे देंगे, ऐसे जमीन लुटा देंगे? वहाँ तो लड़ना होगा। शिक्षा देख सकते हैं, व्यवस्था है, अभी बहुत सारे नीतियाँ हैं। और नीति तभी बनती है जब विधायकों की, यानी जो सरकार के बैठे लोग, उनकी नीयत साफ होती है। और नीयत साफ होती नहीं है, उन्हें दबाव डालना पड़ता है, उन्हें डराना पड़ता है। आज के डेट में कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है जिसका नीयत साफ होगा। तो नीयत कब होता है? जब उसको जनता दबाव डालती है। अच्छा, इस आंदोलन में उन सबको भी क्या कहेंगे जो अपना काम वाम जो है छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे, और साथ ही जो छात्र हैं जो अपना पढ़ाई लिखाई को रोक कर भी आंदोलन में भागीदारी निभाए थे? हाँ बिल्कुल। छात्र का योगदान बहुत ज़्यादा है, तो छात्र लोग अपना पढ़ाई लिखाई भी करें, क्योंकि उन्हें भी नियोजन, जब आखिर मान के चलिए हम लोग लड़ रहे हैं नियोजन,
नियोजन से स्टार्ट हुआ, तो नियोजन आएगा तो फिर कौन ले जाएगा? तो इसीलिए आंदोलनकारी को पढ़ना भी है, उनको जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन स्तर से कंपटीशन की तैयारी करें, इंटर वाले इंटर स्तर से, पीएचडी वाले पीएचडी स्तर से, एमए वाले एमए स्तर से, और अपना अपना प्रयास करें उन ओहदों पर आने की जहाँ से इस राज्य का कल्याण हो सकता है। और उलगुलान 3.0 अभी चालू रहेगा। हाँ, 2 और 3 माने ऐसे ये नामकरण किया गया है, बाकी उलगुलान का मतलब है क्रांति। क्रांति का मतलब है जहाँ शोषण हो, जहाँ वंचन हो, जहाँ प्रताड़न हो, वहाँ क्रांति आती है। जब लोगों को मारा जाता है, सताया जाता है, अधिकार छीना जाता है, तब एक आवाज़ फूट कर बाहर आती है, उसे क्रांति कहते हैं। तो क्रांति यानी चलेगी तब तक जब तक आम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ना हो। दादा अभी आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी जो है आंदोलन को लेकर के चर्चा करते हैं, बात करते हैं, फिर सभा भी कर रहे हैं, घर में भी जो सब बीमार हैं, तो फिर कैसे आंदोलन को फिर अभी लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग बहुत ज़िद्दी किस्म के लोग हैं, बहुत हठीला हैं। थोड़ा सा भी फिट महसूस होगा तो आंदोलन करेंगे। हाँ, जब पूरा शरीर जवाब देने लगेगा, हम लोग खुद रेस्ट ले लेंगे, खुद थोड़ा दूर हो जाएंगे। में थे टाइगर जयराम महतो जी, जो कि आज 11 नवंबर है। और अच्छा, एक चीज़ हम पूछने भूल गए थे, आज सीएनटी एक्ट का जो जन्मदिन है। सीएनटी एक्ट का जन्मदिन है, और ये तो खैर हमारे सभी जनता लोग जानते हैं कि सीएनटी एक्ट का अर्थ क्या है। यह कानून तब बना था जब झारखंड में लगातार आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेज लोग यहाँ लगान लेना चाहते थे, यहाँ के लोग जो जल जमीन जंगल था उनके अधिकार से बेदखल करना चाहते थे। तो फाइनली जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने स्टडी किया कि आखिर क्यों ये लोग आसान थे, तो पाया कि ये लोग माटी को माँ समान पूजते हैं, मानते हैं, इनकी माटी को डिस्टर्ब ना किया जाए, उन्होंने संरक्षण देने के लिए कानून बनाया था। अच्छा, अंत में जो है हमारे झारखंड वासियों को जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उन सभी को क्या संदेश देंगे? अभी प्रस्ताव पारित होने को लेकर के हो, चाहे आगे में जो आप लोग नेतृत्व करेंगे आंदोलन को लेकर के, उसको उन्हें लेकर के? से यही संदेश कि थोड़ा सा पढ़ें, लिखें, समझें, जानें, भारत के संविधान को जानें, नियम कानूनों को जानें, और समय समय पर अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो आज 11 नवंबर है, जो कि एक तरह से ऐतिहासिक है, जो कि विधानसभा में से भी जो है 1932 खतियान स्थानीय नीति को लेकर के जो पारित हो गया था। और आज टाइगर जयराम महतो जी हमसे ये सब चीज़ को लेकर के अभी बात कर रहे थे, और आप लोगों को संदेश भी इसको लेकर के दिए हैं। बाकी आप सभी का धन्यवाद रहेगा। जय झारखंड, जय झारखंड।